अस्सलाम वालेकुम ICS ग्रेड 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी पार्ट 1। आज के इस लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नॉर्मली बच्चे प्रोग्रामिंग सीखते हैं, क्लासेस लेते रहते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आती कि आइडेंटिफायर्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, वेरिएबल्स, ये सब चीज़ें। हालांकि ये चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस लेक्चर में आपको ये मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए और इसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला नहीं रहेगी। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, मैं इन चीज़ों को बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोग्रामिंग के ज़रिए ये बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं IDE ओपन करता हूँ, डेव C++, जो कि पहले से ही मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। ओके, यहाँ पर मैंने एक नई फाइल खोली, न्यू सोर्स फाइल। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना शुरू किया, इंट मेन लिखा। ठीक है, और मैंने ऊपर एक हेडर फाइल भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ये इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब प्रोग्राम में हम बहुत सारे वेरिएबल्स भी बनाते हैं। ठीक है, फंक्शंस भी बनाते हैं। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये एक वेरिएबल का नाम। अच्छा, फिर उसके अलावा अभी आपने फंक्शंस नहीं पढ़े, फंक्शंस हमारे आगे आएंगे इंशाअल्लाह ताला, चैप्टर 14 में फंक्शंस आएंगे। तो जब मैं चैप्टर 14 पे पहुंचूंगा तो आपको फंक्शन बनाना भी सिखाऊंगा। लेट्स से, तो अभी हम कहते हैं कि हमारा एक प्रिंटफ फंक्शन है, प्रिंटफ हेलो, या मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज %d। यहाँ पर प्रिंटफ के ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपको प्रिंटफ को समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं, एक ये वेरिएबल का नाम है, एक ये फंक्शन का नाम है प्रिंटफ। प्रिंटफ एक लाइब्रेरी फंक्शन है, सही है। और मैं कोई अपना फंक्शन भी बना सकता हूँ। लेट्स से मैंने वाइड सम, ठीक है, मैंने ये अपना फंक्शन बनाया। ठीक है, ये मेरा अपना फंक्शन है। ठीक है, और मैं इस फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, अभी ये फंक्शन कोई काम नहीं करता, इसमें मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है, सही है। तो चूंकि फंक्शन अभी आगे आएंगे हमारे, तो यहाँ फंक्शन को मैंने कॉल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मेरा वेरिएबल का नाम है ए, हमारा एक प्रिंटफ फंक्शन है, एक ये दूसरा सम का फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारे आइडेंटिफायर्स हैं प्रोग्राम में। सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, फंक्शंस, ठीक है, एटसेट्रा इन द प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल बनाते हैं, जो भी आप कांस्टेंट्स बनाते हैं या फंक्शंस बनाते हैं, उनके जो नाम होते हैं ना, उन्हें आइडेंटिफायर्स कहते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, दो तरह के आइडेंटिफायर होते हैं, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये ए और ये सम, ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर हैं, क्योंकि ये यूजर ने, प्रोग्रामर ने अपने बनाए हैं। ये बिल्ट इन नहीं है, लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है उसका पार्ट नहीं है। तो ये जो प्रिंटफ है ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, और ये जो है ये हमारे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बात क्लियर हो गई कि आइडेंटिफायर्स जो है वो नेम ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शंस और कांस्टेंट्स जो प्रोग्राम में यूज हुए हैं, उनके जो नाम है उन्हें कहते हैं आइडेंटिफायर्स। दो तरह के होते हैं, यूजर डिफाइंड और स्टैंडर्ड। ठीक है, यूजर डिफाइंड वो नाम होते हैं जो कि यूज़र ने, प्रोग्रामर ने डिफाइन किए होते हैं प्रोग्राम में, और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं, लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये देख सकते हैं आप, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स। ओके, डिस्क्राइब कीवर्ड्स। जी कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये देखें जी, कीवर्ड्स क्या होते हैं जी। कीवर्ड्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। ओके, ये देखें, ये एक इंट जो लिखा है ये एक कीवर्ड है, सही है। ये देखें, अगर मैं ये फंक्शन, ये मैं हर चीज़ें उठा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये सब चीज़ें उठा ली और मैंने ये भी उठा ली। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इंट ए, अगर इतना प्रोग्राम मैं कंपाइल करता हूँ ना, तो ये देखें ये प्रोग्राम कंपाइल होता है। ये देखें, प्रोग्राम का सेव करो, मैंने कहा हेलो, ये मैंने इसको रिप्लेस किया।
तो ये प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया, देखें इसके अंदर कोई एरर नहीं है। सही है, ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो गया है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आई। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये देखो, ये एक इंट एक कीवर्ड है, ये तो आइडेंटिफायर है ना, ये आइडेंटिफायर है और इंट एक कीवर्ड है। अब इंट का एक खास मतलब है, ये इंट क्या है, ये डेटा टाइप है। सही है, और ये अभी आगे आएगा डेटा टाइप कौन कौन सी हैं सी लैंग्वेज में, उनका क्या काम है, इंशाल्लाह ये इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो पार्ट 2 है चैप्टर 9 का, उसमें मैं इसके बारे में आपको क्लियर करूँगा। तो ये जो इंट है ये एक कीवर्ड है। सही है, तो कीवर्ड जो होते हैं वो लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, लाइब्रेरी का पार्ट नहीं होते, वो लाइब्रेरी में नहीं होते, यानी कि उनको इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको किसी लाइब्रेरी फाइल, हेडर फाइल को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आप प्रोग्राम में ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका ख़ास मतलब है। ठीक है, जैसे इंट ए का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप इंट है, ये जो फंक्शन है मेन, इसकी रिटर्न टाइप इंट है। ये मेन भी एक कीवर्ड है, ये खास तरह का फंक्शन है मेन भी, तो यहाँ पे कीवर्ड 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 सब चीज़ें। तो आप देख सकते हैं जो प्रोग्राम होता है वो उसमें देखें, ये कीवर्ड है, ये डेलीमीटर्स हैं, चैप्टर 8 में मैं बता चुका हूँ इनके बारे में, डेलीमीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये डेलीमीटर्स हैं, ठीक है, ये डेलीमीटर्स हैं, ये कीवर्ड है, ये आइडेंटिफायर है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, और इस तरह से प्रोग्राम बनता है। तो हम कह सकते हैं कि कीवर्ड क्या है, कीवर्ड्स। अच्छा, ये जो कीवर्ड्स हैं इनको आप दोबारा अपना कोई आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, यानी कि इनको आप दोबारा प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड के नाम के आप वेरिएबल नहीं बना सकते, कीवर्ड के नाम के फंक्शन नहीं बना सकते। सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये रिजर्व वर्ड, इनको रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोबारा ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, इसलिए इनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हमारा आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो 32 कीवर्ड्स हैं। सही है, और ये लैंग्वेज का पार्ट होते हैं और इनको रीडिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इनके बारे में अहम बातें। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखें जी, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है ना इंट ए, इसका मतलब है मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम ए है और जिसकी डेटा टाइप इंट है। ठीक है, ये बनाया वेरिएबल। तो अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल में मैं कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने वेरिएबल को ये पहले जब मैंने इतना लिखा है तो मैंने ये इस स्टेटमेंट में वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना किसे कहते हैं कि वेरिएबल का नाम सजेस्ट करना, नाम देना, और उसकी डेटा टाइप जो है वो दे देना। जैसे इसकी डेटा टाइप मैंने इंट दे दिया, इसकी टाइप इंट है और इसका नाम ए है और आगे सेमीकोलन, तो इतना लिखने से ये हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, और इस वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया है तो इसका नाम मैंने ए रखा है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं डिक्लेयर करते हुए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल हों। तो ये जो मैंने नाम लिखा है ये एक मीनिंगफुल नाम अभी तक नहीं है। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट रोल नंबर। ठीक है, ये रोल नंबर। तो ये अब आपको पता लग गया कि ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है अब इसका नाम रोल नंबर है और इसमें मैं कोई रोल नंबर स्टोर करूँगा। आप स्टोर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके नाम से ये नज़र आ रहा है कि इसमें रोल नंबर स्टोर करूँगा। तो जब आपको वेरिएबल बनाने हैं आपको पता होता है कि मैंने इसके अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर करना है, तो जिस किस्म का डेटा आपने स्टोर करना हो उसका नाम भी उसके लिहाज से रखना चाहिए। सही है, तो इस बात को अगर मैं एक जुमले में बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि वेरिएबल के जो नाम है उनको मीनिंगफुल रखना चाहिए। वेरिएबल नेम्स शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, अच्छा, अब आप देख सकते, अब इसमें कुछ रूल्स हैं नाम रखने में। मसलन नाम के अंदर स्पेस नहीं आ सकती, इंट रोल स्पेस नंबर, ये स्पेस नहीं आ सकती। ये हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है, ये स्पेस हमने ख़त्म की और फिर हमने कंपाइल किया तो अब ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आ सकती। वेरिएबल के नाम में क्या क्या आ सकता है, वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि
हम लिखते हैं कि हमने लिखा कि सम 1, तो इसमें हमारे पास इंट सम 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये अल्फ़ाबेट है और ये नंबर है, तो वेरिएबल का नाम और अंडरस्कोर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आ सकती हैं, अल्फ़ाबेट आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है और कोई नंबर आ सकता है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें, और अंडरस्कोर से स्टार्ट भी हो सकता है लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है कि आपने कहना है कि वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल के नाम में आप अल्फ़ाबेट और नंबर्स और अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल के नाम की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 31 होनी चाहिए। ठीक है, और अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, दोनों तरह के लेटर आ सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स जैसे कि हैश वगैरह है, डॉलर साइन है, ये सिंबल्स आप वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करना हो गया। अब वेरिएबल को जब वैल्यू देते हैं, देखें लेट से मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी। अब मैंने जिस वक्त वेरिएबल डिक्लेयर किया है साथ ही उसको वैल्यू भी असाइन कर दी है, तो इसकी वैल्यू 10 होगी। इसको कहते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू मैंने 10 स्टोर कर दी उसके अंदर। यहाँ पे एक बात ज़रूरी है कि वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना चाहिए। ठीक है, अगर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, गार्बेज वैल्यू क्या होती है, मतलब कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू फिर भी होती है। देखो मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, फिर भी इसमें कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू क्या है, वो कचरा वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू, हमें उसके बारे में नहीं पता। तो अगर इसको ऐसे ही प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे तो लॉजिकल एरर्स वगैरह प्रोग्राम में आ सकती हैं, तो हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियलाइज किया। अच्छा, अब वेरिएबल के में चूंकि ये वेरिएबल है तो इसको हम जब आगे ये प्रोग्राम में आगे जाएगा तो हम प्रोग्राम में आगे जाके हम कहीं पे सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, तो सम की वैल्यू में 1 जमा कर दिया। अब अगर मैं देखें, अब अगर यहाँ पे मैं सम को यूज़ करूँगा, इस जगह पे सम को यूज़ करूँगा तो सम की वैल्यू अब 11 हो चुकी है। सही है, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम के अंदर। तो जब आप प्रोग्राम बनाते हैं ऐसे ही होता है, आप वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल को कुछ कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 10 में जब जाएंगे तो वहाँ पे आप जब लॉजिक आपको सिखाऊंगा तो वहाँ पे फिर आपको वेरिएबल्स को यूज़ करना भी ठीक तरीके से आ जाएगा कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया और उसकी वैल्यू को चेंज किया, तो वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, डिफाइन वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज़ हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। देखें, अगर मैं इसको कांस्टेंट बना दूं, मैंने इसके पीछे कांस्ट लिखूंगा ना, सिर्फ इसके पीछे कांस्ट लिखूंगा, अब ये एक कांस्टेंट बन गया। ठीक है ना, कांस्टेंट को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। कांस्टेंट को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो कंपाइलर एरर देगा। ठीक है, लेट से ये देखें, मैं ये लाइन ख़त्म करता हूँ और मैंने यहाँ पे ये ख़त्म किया, मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, देखें यहाँ पे एरर आ गई। इसमें देखें एरर में क्या लिखा हुआ है, अनइनिशियलाइज्ड कांस्ट सम। तो कांस्टेंट को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ 10, तो अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, अब प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। और फिर अगर मैं सम की वैल्यू को चेंज करता हूँ आगे जाके, मैंने ये लिखा, तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, तो ये देखें ये कह रहा है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल सम, कि ये सम का वेरिएबल रीड ओनली है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो यहाँ पे आप समझ गए बात कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और तो रूल्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, रूल्स क्या होती हैं। अच्छा, इसका पार्ट 2 है, तो इसमें हम क्वेश्चन कवर करेंगे कि व्हाट आर डेटा टाइप्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं और ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं सी में। ठीक है, ओके जी।
तो इसमें देखें कि जैसे कि आपने डेटा टाइप आपने इंट लिखी है, ठीक है, ये देखें ये इंट एक डेटा टाइप है। इस तरह से आप फ्लोट भी डेटा टाइप है, फ्लोट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2.4, ठीक है। तो ये एक इंट है, ये फ्लोट है। फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, उसमें आप पॉइंट वाली वैल्यू रखवा सकते हैं। इंट टाइप का वेरिएबल है, उसमें आप पॉइंट वाली वैल्यू नहीं स्टोर करवा सकते, ठीक है। तो ये इंट और फ्लोट है। उसके अलावा हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर करैक्टर होता है, ठीक है, और ये चीज़ें हैं, सही है। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पे ये है कि कोई भी लैंग्वेज है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, यानी कि डेटा टाइप्स प्रोवाइड करती है, कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है। सी लैंग्वेज अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं, ये जो नोट्स हमारे हैं देखें, इसमें आप देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज जो है, ये देखें आप, ये देखें सी लैंग्वेज आपको देखें, ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखें एलिमेंट्स ऑफ सी पार्ट 2, इससे पहले हमने ये पार्ट 1 किया। ये देखिए एलिमेंट्स ऑफ सी पार्ट 1, इसमें आइडेंटिफायर्स वगैरह हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं, ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। और ये देखें ये पार्ट 2 वाले भी, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसमें देखें ये हमारे पास ये डेटा टाइप्स हैं, शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट है, ठीक है, और इंट है, अनसाइंड इंट है, लॉन्ग इंट है, अनसाइंड लॉन्ग इंट है। ये सारी जो डेटा टाइप्स हैं, ये सारी डेटा टाइप्स ये इंटीजर की हैं। इंटीजर यानी कि इंटीजर से क्या मुराद है, इन सारों के अंदर क्या है कि ये सारे इंटीजर्स हैं, इनमें पॉइंट वाली वैल्यू, इन सारों में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर ये सारे इंटीजर हैं तो इनमें फ़र्क क्या है फिर, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, इंट, अनसाइंड, इन सब में फ़र्क क्या है, इन सब में रेंज का फ़र्क है। देखें जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, देखें मैंने अगर ये इंट टाइप का वेरिएबल बनाया तो इसने मेमोरी में 2 बाइट्स लिए हैं। कितने बाइट्स लिए हैं? 2 बाइट्स। अगर मैं लॉन्ग टाइप का बनाता हूँ, ठीक है, लॉन्ग वाई, लॉन्ग इंट, ठीक है, लॉन्ग इंट वाई, ठीक है, मैंने यहाँ पर 440 स्टोर किया। मैं इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो देखें प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि इसके अंदर मैं इंट के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर मैं कहाँ तक वैल्यू, कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर मैं इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर दूँ, नहीं कर सकता। इतनी बड़ी स्टोर कर दूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका जो इंट है ना, इंट है, आपका इंट जो है वो आपका जो इंट है वो कहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकता है, 32,768 से लेकर, ठीक है, -32,768 तक, ठीक है, 767 तक, यहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, आपका जो इंट है, ठीक है। अब इसमें देखें ये पॉजिटिव वैल्यू भी है, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं और यहाँ पे हम पॉजिटिव कर लेते हैं, यानी कि यहाँ तक, ठीक है, -32,768 से लेके +32,768 तक, 767 तक, ठीक है, यहाँ तक मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, सही है। इसी तरह से अगर आप अनसाइंड इंट को देखते हैं, अच्छा अब देखें अगर मैं इसके पीछे, यानी कि आप ये देखें मैं यहाँ पे 32,000, कितनी बड़ी वैल्यू है, वैसे रेंजेस मुझे भी याद नहीं है, रेंजेस को याद नहीं करना आपने, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इन रेंजेस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो 32,769 अगर मैं स्टोर करूंगा यहाँ पे, तो ये इसमें वैल्यू स्टोर नहीं होगी, लेकिन कंपाइलर यहाँ पे एरर नहीं देगा। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, प्रोग्राम कंपाइल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा या मैं इसको यूज करूँ, मैं लेट से मैं कहता हूँ %d, ठीक है, और यहाँ पे मैं सम इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट वाज नॉट डिक्लेयर्ड क्योंकि हमने ऊपर इसकी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की हुई, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये उसकी हमने हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड कर दी। और मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे इसने प्रिंट तो किया है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ये ठीक आ जाता है, बाज़ दफ़ा ठीक नहीं आता। अच्छा मैं इसमें कोई बड़ी वैल्यू करता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने बड़ी वैल्यू स्टोर की इसमें। तो यहाँ पे देखें, इसने वैल्यू को प्रिंट तो किया, लेकिन ये फिर भी ये जो है, लेकिन इसमें बड़ी वैल्यू आपको स्टोर नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इतनी ही वैल्यू है। बाज़ दफ़ा ये ठीक चलेगा, बाज़ दफ़ा ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है इतनी स्ट्रांगली टाइप नहीं है, तो ये एरर नहीं देगी, लेकिन प्रॉब्लम कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इन सब में रेंजेस का फ़र्क है। अच्छा अगर मैंने इसकी रेंज बढ़ानी है ना, अच्छा लेट्स से आप कहते हैं कि यार जो मेरा ये वेरिएबल है, इसमें मैंने नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करवाने, इसमें मुझे पता है कि इसमें किस तरह का डेटा आना है, मुझे पता है इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पे इसके शुरू में अनसाइन लगा दिया मैंने, ठीक है। जब मैं इसके शुरू में अनसाइन लगा दूंगा तो क्या होगा, अब इसके अंदर अब इसकी रेंज इतनी हो गई, अब इसकी रेंज हो गई 0 से लेकर 65,536 तक, यहाँ तक रेंज होगी, यानी कि इसकी रेंज अब बढ़ गई है ना। जो नेगेटिव रेंज थी वो भी पॉजिटिव में चलेगी। तो आपका अनसाइंड इंट भी होता है, साइंड इंट भी होता है, अनसाइंड इंट भी होता है, साइंड इंट भी होता है, ठीक है। ये अब साइंड इंट बन गया। साइंड लिखूं या ना लिखूं, नहीं भी लिखा तब भी साइंड है, लिखा है मैंने साइंड लिखा है तब भी ये साइंड है। तो इंट दो तरह का है, साइंड इंट, अनसाइंड इंट। साइंड इंट में हम नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, दोनों तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जबकि अनसाइंड के अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू 0 से लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तो साइंड की रेंज हमारे पास फिर ज्यादा होती है और अनसाइंड रेंज सेम टाइप की हमारे पास कम होती है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये सब तरह के डेटा टाइप है, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, ठीक है। इसमें भी साइंड अनसाइंड है, तो इसमें भी बिल्कुल वही है, इनकी रेंजेस का फ़र्क है, सही है। इस तरह से हमारे पास फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ये तीनों डेसिमल पॉइंट की हैं, इनमें भी रेंजेस का फ़र्क है, इनमें भी साइंड अनसाइंड होते हैं, सही है। और इस तरह से हमारे पास थर्ड टाइप है करैक्टर, जिसके अंदर हम सिंगल करैक्टर को स्टोर कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ करैक्टर C इज इक्वल टू A, लेट से, तो मैंने इसमें ये A स्टोर कर दिया इसमें, ठीक है। तो इसमें स्टोर करने के लिए हमें सिंगल कोट इस्तेमाल करनी पड़ती है, करैक्टर CH, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा टाइप्स है। तो अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, जब इनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो भी डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर आप समझें इस बात को कि देखें, अगर आप दो वेरिएबल हैं, एक इंट A है, लेट्स से आप करते हो कि 9/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, 9 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये इंटीजर कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ये इंटीजर कांस्टेंट्स हैं दोनों। तो अब देखें, अब इसका जो आंसर आएगा ना, यानी कि इसका आंसर आएगा 4। अब A में 4 आ जाएगा। देखें मैं अगर प्रिंट एफ करता हूँ %d, मैंने A को प्रिंट किया, तो देखें ये देखिए आंसर क्या आया हमारे पास, देखिए आंसर 4 आया। क्यों? देखो ये ऑपरेटर है, अभी आगे हमारे ऑपरेटर्स भी सारे आएंगे। देखिए हमारे पास जो ये जो डेटा टाइप्स हैं, इनके ऊपर जब ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है, तो वो ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो ऑपरेटर डिफरेंट काम करते हैं। अगर आप इंटीजर के ऊपर कोई भी करेंगे ऑपरेशन, दोनों इंटीजर होंगे,
तो उसका जवाब इंटीजर में ही आएगा, ठीक है। और अगर आपका दोनों में से कोई एक पॉइंट होगा, डेसिमल नंबर होगा, तो फिर इसका जवाब फ्लोट आएगा। लेकिन अब चूंकि इसका जवाब फ्लोट आएगा तो यहाँ पर आपने सही टाइप यूज नहीं की हुई, यहाँ पे इंट यूज किया हुआ है क्योंकि, और आगे से जवाब तो फ्लोट में आना है, तो आपको चाहिए था कि यहाँ पर भी फ्लोट यूज करते। चलें इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखें, उसने फिर भी इसको 4 ही किया। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो 4.5 आया, लेकिन जब ए को असाइन हुआ, चूंकि ए इंटीजर है, तो उस 4.5 की जो 5 में जो 0.5 है वो खत्म हो गया और सिर्फ उसका 4 आया, ठीक है। तो कंपाइलर ने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली 4.5 को 4 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो एक टाइप को दूसरी टाइप में चेंज कर दिया, फ्लोट को उसने इंट में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे इंट में स्टोर हो गया। और अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिखा होता और यहाँ पर फिर मैं %f यूज़ करूँगा, ठीक है, इसके लिए, तो अगर मैं यहाँ पर चलाऊँगा तो अब आप देख सकते हैं कि अब आप देखें कि यहाँ पे अब 4.5 और आगे 00 लिखा हुआ है, 4.5 ही आया, ठीक है। और ये चीज़ है, ठीक है। तो अब जब फ्लोट यूज़ किया तो फ्लोट में आया, तो इसका मतलब है कि जब आपने राइट टाइप ऑफ डेटा यूज़ करना है और अगर आपको, और आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे दो इंटीजर हैं, तो अगर ये इन पे कोई ऑपरेशन हो रहा है तो जवाब इंटीजर में आएगा, फ्लोट है तो फ्लोट में आएगा, ठीक है। तो मैं सही टाइप डेटा यूज़ करना, गलत यूज़ नहीं करना, ठीक। गलत यूज़ करेंगे तो आपका प्रोग्राम गलत ही चलेगा। अगर आप इनअप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ डेटा यूज़ करेंगे तो जवाब इनअप्रोप्रिएट ही आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें अप्रोप्रिएट टाइप यूज़ करें, हर जगह अप्रोप्रिएट काम यूज़ करें, ठीक है। तो हमारे पास और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास ये सारे ऑपरेटर्स मौजूद हैं। ये देखें, ये हमारे पास सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर, ठीक है। और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ठीक है, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ये देखें। और ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और इन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस भी होती है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक आप देखें कि हम ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, व्हाट आर डेटा टाइप्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी, ठीक है, इसको कवर करते हैं। तो ऑपरेटर्स हमारे पास किस तरह के होते हैं, ये देखें। डेफिनेशन क्या है ऑपरेटर की? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स, ठीक है। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा, डेटा पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सही है। तो सी जो है उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कुछ यूज़ करना देखते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास वेरिएबल है, एक इंट ए है इज़ इक्वल टू 5 और हमारे पास इंट बी इज़ इक्वल टू 6 है। तो मैं अगर इंट सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी करता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ कि सी की वैल्यू क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सी की वैल्यू 11 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ऑपरेटर को देखा जाए तो यहाँ पे जो आपको प्लस का ऑपरेटर नज़र आ रहा है, ये देखें, यहाँ पे जो आपको प्लस का ऑपरेटर नज़र आ रहा है, ये प्लस का ऑपरेटर, आपको प्लस का ऑपरेटर आता है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, सही है। अरिथमेटिक ऑपरेटर की डेफिनेशन देखें क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास एक प्लस का ऑपरेटर है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको उसके अंदर डेटे के ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के लिए स्टार इस्तेमाल होता है, डिवीजन के लिए ये स्लैश इस्तेमाल होती है, और एक आपका है ये रिमाइंडर, ठीक है, इसको रिमाइंडर। तो अब और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो ऑपरेटर्स हैं जब ये ऑपरेट करते हैं तो ये भी देखते हैं कि हमारा जो डेटा है जिस पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वो किस तरह का है। तो चूंकि अब यहाँ पे देखें प्लस है, इधर ए और बी है,
तो ए और बी चूंकि दोनों इंटीजर्स हैं, तो अब इसका जो जवाब आएगा वो भी इंटीजर में आएगा, ठीक है। अगर ए और बी में से कोई एक भी फ्लोट होता तो इसका जवाब फ्लोट में आता, ठीक है। और फिर अगेन ये भी एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये भी वैल्यू असाइन करता है। तो ये देखता है कि इसके जो लेफ्ट साइड पे है, जो इसके लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है जिसमें वैल्यू असाइन करनी है, उसकी टाइप क्या है। अगर उसकी जो टाइप हो तो यहाँ पर जो टाइप इस इधर ये एक एक्सप्रेशन है, इसका जो जवाब आया है वो इंट में आया है, और तो ये भी इंट है, तो ये ठीक है। ये उसको ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये इसकी वैल्यू जो 11 है वो सी को असाइन कर देगा। और अगर a प्लस बी की वैल्यू फ्लोट में आ रही होती और इसके असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे कोई फ्लोट नंबर इंटीजर नंबर होता और इधर वैल्यू फ्लोट आ रही होती, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता, असाइनमेंट ऑपरेटर इस वैल्यू की जो टाइप है उसको फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करता, सही है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। जो व्हाट इज टाइप कास्टिंग, कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर टाइप, ठीक है। तो ये दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पर देखें कि असाइनमेंट ऑपरेटर ने ऑटोमेटिकली इसकी टाइप कास्ट कर दी, ठीक है। और यानी कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं फ्लोट दिया है फ्लोट, तो ये क्या करेगा, ये इसको मैं जो 11 आएगा 11 को 11.0 में कन्वर्ट कर देगा ये असाइनमेंट ऑपरेटर, तो फिर सी में 11.0 आएगा, ठीक है। तो ये टाइप कास्टिंग कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ऐसी टाइप कास्टिंग जो ऑटोमेटिकली हो जाए उसको बोलती हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और अगर हम खुद से कोई टाइप कास्टिंग करना चाहें तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इंट लिख दूँ और ये मेरा लेट से ये मेरा फ्लोट हो, फ्लोट 5.6 हो, और जब मैं जमा करूँगा तो जवाब फ्लोट में आएगा, और फ्लोट से मैं उसको इंट में टाइप कास्ट किया तो जैसे 6 प्लस 5.6 11.6 आएगा। और 11.6 जो आंसर आएगा, वो जो आंसर है जब वो इंट में टाइप कास्ट होगा तो वो 11 रह जाएगा। और असाइनमेंट ऑपरेटर जब उसको असाइन करेगा फ्लोट सी को, तो उस 11 को फिर फ्लोट बनाएगा, 11.0 बन जाएगा, तो सी में 11.0 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे प्रिंट भी करवा के दिखाता हूँ। %c %f, मैंने यहाँ पे सी दिया वेरिएबल और मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया, तो ये देखें 11.00 आ गया, ठीक है। 11.00 आ गया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 11.00, ठीक है। इसने क्या किया, टाइप कास्टिंग यहाँ पे। तो ये समझना इस बात टाइप कास्टिंग क्या होती है, ठीक है। ये सारा काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमने खुद टाइप कास्टिंग की है तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगर ऑटोमेटिकली हो रही हो तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो और डिफरेंट टाइप के, अब आपको प्लस माइनस का तो पता है, मल्टीप्लाई का पता है, ये सब रूल उनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। एक और ऑपरेटर है, रिमाइंडर का ऑपरेटर है, उसको देख लेते हैं। मसलन अगर मैंने ए रिमाइंडर बी किया, तो अब आप देखें कि ये समझ लो कि ये 5 को अंदर रखें और 6 को बाहर रखें और डिवाइड करें, तो बाकी बचेगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी 5 ही बचेगा, क्योंकि 5 छोटा है 6 से, ठीक है। तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, 1 पर भी नहीं जाएगा, 6 1 ज़ा 6, तो चूँकि 5 अंदर रखा है हमने, 6 को बाहर रखा है, ठीक है। तो इसका जवाब आएगा, यहाँ पे मैं इंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जवाब अभी 5 ही आएगा, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, हाँ, ये चूँकि यहाँ पे एरर ये दे रहा है कि ये, अब ये बात याद रखिएगा, जो रिमाइंडर ऑपरेटर है ये फ्लोट पे काम नहीं करता, ये इंट पे काम करता। तो यहाँ पे देखें, ये मेरा ए फ्लोट है, इसलिए यहाँ पे एरर आई है, मुझे इसको दोबारा इंट बनाना होगा। मैंने इसको इंट बना दिया। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये देखिए 0.00 आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया कि सॉरी 0 इसलिए आया कि यहाँ पे मैंने %f यूज़ किया है, यहाँ %d यूज़ करूँगा क्योंकि ये मेरा इंटीजर है। देखिए प्रॉपर चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, वरना ये लॉजिकल एरर्स हैं, क्यों समझ लो, ये लॉजिकल एरर्स हैं प्रोग्राम में। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, तो देखें अब क्या आंसर आया है। देखें अब इसका आंसर 5 आया, ठीक है।
चूँकि अब याद रखें बात, रिमाइंडर के अंदर अगर आपका जो फर्स्ट नंबर छोटा होगा सेकंड नंबर से, तो जो फर्स्ट नंबर है वही उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ, लेट्स से ये 15 है, ये अब 15 रिमाइंडर 6 ये मैं चलाता हूँ, तो अब इसका जवाब आएगा 3, क्योंकि 6 to 12 और 15 में से 12 गए तो बाकी 3 बचे, क्योंकि रिमाइंडर लेता है ये। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर है हमारा 3 आया, ये देखिए, ठीक है। तो ये रिमाइंडर का ऑपरेटर है। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, आप देखें कि हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी लेट से, और मेरा एक ऊपर डी बी है 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, पहले मल्टीप्लाई चलना है और फिर प्लस होना है। इसका आंसर आना है 6 4 24 और प्लस 15, ठीक है। 24 प्लस 15 39। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है, ये देख लें, इसका आंसर हमारा आया है 39, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में जब मुख्तलिफ ऑपरेटर लगे होंगे तो उनमें कुछ ऑपरेटर पहले चलेंगे और कुछ बाद में। कौन सा ऑपरेटर पहले चलना है, ये प्रेसिडेंस से चेक होता है। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है वो ऑपरेटर पहले चलेगा। तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई है, ठीक है, प्लस की लो है, तो पहले मल्टीप्लाई चला फिर प्लस चला। तो प्रेसिडेंस कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे ये आप देखें कि ये देखें, ये आप टेबल देखें, इसमें हमारे पास ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। ये हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं इनकी सबसे हाई प्रेसिडेंस है, उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर है, फिर प्लस माइनस है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर हैं, फिर ये सारे, ये पूरा टेबल गिवन है, ठीक है। ये आप नोट्स में देख सकते हैं। तो ये इस हिसाब से ऑपरेटर चलेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा, ये उसकी प्रेसिडेंस है, ठीक है। ये देखें, एन ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमिन्स इट्स ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है, कि उसका ऑर्डर क्या है, वो कौन सा ऑपरेटर पहले चलना है कौन सा बाद में चलना है। जो उसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस डिटरमिन करती है, ठीक है। तो ये बात है। तो इसके अलावा हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन। ये आम तौर पे, ये जैसे हमारे पास हम ए लेस देन बी हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको ज़ाहिर बात है फिर हम किसी इफ़ के अंदर लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अभी आगे चैप्टर में इफ़ वगैरह आएगी तो उसमें आप ये ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, ये लेस देन का, ग्रेटर देन का, ये हमारा ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, ठीक है। ये लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर। यानी कि अब देखें यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू से क्या मुराद है कि अब ये देखें, ये एक कंडीशन है, सही है, ये एक कंडीशन है, सही है। अब ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए हमारा 15 है और बी हमारा 6 है, तो ए जो है वो बड़ा है या बराबर है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है। तो बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे ए हमारा 6b होता तो भी ये हमारी इफ ट्रू होती, ठीक है। तो चाहे 6 हो चाहे लेकिन अगर ये ए मेरा 5 होता तो फिर ये कंडीशन ट्रू ना होती, सही है। तो ये हमारे यहाँ पे इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ते हैं, ये है इक्वल टू। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो इफ़ ट्रू होगी, सही है। तो ये अब चूंकि यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं है तो फिर ये इफ़ हमारी फॉल्स होगी, ठीक है। इफ़ का इस्तेमाल आगे आएगा इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 में, आपको इफ़ के बारे में, इफ़ एल्स और जितने भी सारे फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में चैप्टर 11 में आएगा, सही है। तो अब इक्वल टू है, अच्छा नॉट इक्वल टू है, ये हमारा नॉट इक्वल टू है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए बी के इक्वल ना हो तो ट्रू देना है, तो आप देख सकते हैं ए 5 है बी 6 है, तो ये हमें ट्रू देगा, सही है। अच्छा अब फिर ये हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर की पूरी लिस्ट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे ये देखें, ये हमारी पूरी लिस्ट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और इनको आप ट्राई कर सकते हैं,
फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा इसका। ओके, फिर हम क्या कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा हमें इफ़ के अंदर हमें दो कंडीशंस को जोड़ना पड़ता है। मसलन हम कहते हैं कि ए बी से बड़ा हो। हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास 3 नंबर हैं, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि इन तीनों में से क्या ए जो है इन तीनों से बड़ा है। तो फिर मुझे यूं करना पड़ेगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये दो कंडीशन मैंने जोड़ दी है यहाँ पे, और दरमियान में एंड लगाया। एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, सही है। तो अब अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये पूरी इफ ट्रू होगी। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो ये हमारी इफ फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो एंड क्या करता है, एंड दो कंडीशंस को जोड़ता है, और अगर वो दोनों ट्रू हो तो पूरी जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, वरना फॉल्स हो जाती है, सही है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम और यूज़ करें, ठीक है, यहाँ पे हम और यूज़ करते हैं, ये हमारा और ऑपरेटर है, ये हमारा यहाँ पे और ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है, इसको पाइप साइन कहते हैं, सही है, ये हमारा पाइप साइन है। तो अब इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुई तो ये इफ ट्रू हो जाएगी, कोई एक भी ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो ये इफ ट्रू हो जाएगी, वरना फॉल्स रहेगी। यानी कि दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स होगी, ठीक है। तो एंड और नॉट क्या है जी, नॉट क्या तो इनकी आपको उम्मीद समझ लगी होगी, एंड और की, ये दोनों लॉजिकल ऑपरेटर है, नॉट भी लॉजिकल ऑपरेटर है। लेकिन नॉट की बात है कि नॉट कैसे लगता है, नॉट एक पूरी कंडीशन के हम लेट से ये हमने किया और इसके बाद यूं हमने यहाँ पर हमने नॉट लगाया, ये नॉट लगाया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशन है, ठीक है, और इसके बाद नॉट लगा दी। अब अगर ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी तो नॉट क्या करेगा, नॉट उसको फॉल्स कर देगा। ये फॉल्स होगी तो नॉट उसको ट्रू कर देगा। यानी कि अगर ये फॉल्स आएगी तो ये इफ ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन पूरी फॉल्स हो जाएगी। तो नॉट क्या करता है, नॉट कंडीशन को उल्ट देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा नॉट सिर्फ एक साइड पे लगा है, ठीक है, नॉट के एक साइड पे कंडीशन है और अदर साइड पे कोई नहीं है। ये इसलिए है कि नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। सो यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो सिर्फ एक ऑपरेंड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ऑपरेंड क्या होता है, ये देखें अगर यहाँ मैंने a प्लस बी यूज़ किया है ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे देखें a और b ये ऑपरेटर्स हैं, a और b ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है और a और b ऑपरेंड्स है, ठीक है। इस तरह से ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, b और d ऑपरेंड्स हैं, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब प्लस का ऑपरेटर है, इसके दोनों तरफ ऑपरेंड होना ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब है प्लस का ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है, इस तरह मल्टीप्लाई भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। सो ऐसे ऑपरेटर जो कि दो ऑपरेंड्स लेते हैं उन्हें कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर, और ऐसे ऑपरेटर जो कि सिर्फ सिंगल ऑपरेंड लेता है उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉट का ऑपरेटर है ये एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर और कौन कौन से होते हैं, एक तो नॉट यूनरी ऑपरेटर है, दूसरा आपका ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये आपके ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और माइनस माइनस एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, सही है। तो ये भी यूनरी ऑपरेटर है, अभी आगे जाके हम इनको भी देखेंगे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है ये ऑपरेटर सारे कवर किया, हमने 3 तरह के ऑपरेटर कवर किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सही है। देखें मैंने ऐसे लिखा है इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं ऐसे लिखता हूँ a इज इक्वल टू a प्लस 1, इसका मतलब है कि a की वैल्यू 6 हो जाएगी। जब आपने किसी वेरिएबल में एक नंबर का इंक्रीमेंट करना हो, इसमें एक नंबर का इजाफा करना हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्लस प्लस एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि वेरिएबल में एक नंबर का इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। सिमिलरली आप माइनस माइनस लिखेंगे तो इसके अंदर एक नंबर का डिक्रीमेंट हो जाएगा, वेरी सिंपल। प्लस प्लस एक नंबर का इंक्रीमेंट करता है,
आप बेशक ए इज इक्वल टू ए प्लस वन लिख लें या ए प्लस प्लस लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। और ए माइनस माइनस लिख लें तो नंबर वेरिएबल में एक नंबर का डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों के दो दो वर्जन है। ये देखें, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब भी इंक्रीमेंट करना है और इसका मतलब इंक्रीमेंट करना है, लेकिन इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद लगा है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। और अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल से पहले लगे तो इसको बोलते हैं प्री फिक्स इंक्रीमेंट। अब इन दोनों का फ़र्क क्या है? तो यहाँ पे अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा इन दोनों का फ़र्क क्या है। अगर तो आप इस तरह से एक सिंगल स्टेटमेंट है, उसमें आप पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट यूज़ करें या प्री फिक्स इंक्रीमेंट यूज़ करें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको किसी एक्सप्रेशन में यूज़ किया है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि इंट बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, मेरे पास एक और सी है, इस तरह से मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो अब आप देखें कि लेट्स से मैं प्लस सी करता हूँ, ठीक है, या मैं इसको चलो प्लस सी करता हूँ, सही है। अब आप देखें, अब यहाँ पे अब इसकी प्रेसिडेंस हाई है, प्रेसिडेंस को समझना है आपने। प्लस प्लस इंक्रीमेंट, ये जो प्री फिक्स की प्रेसिडेंस हाई है, इसकी प्रेसिडेंस हाई है, इसका मतलब है कि पहले इंक्रीमेंट होना है ए में। जब ए में इंक्रीमेंट हुआ, ए 6 हो गया, ठीक है, और फिर जमा सी 4 जमा हुआ तो 10 हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो मैं अगर प्रिंट एफ करता हूँ बी को, प्रिंट एफ %d, और मैंने यहाँ पे बी लिखा, ठीक है, इतना किया मैंने। अब मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आया है, 10, सही है। अच्छा 10 आया इसका। तो अगर मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ ए प्लस 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 सी, ठीक है। अब देखें, ये इसकी प्रेसिडेंस लो है, तो पहले जमा होना है सी में, ए की वैल्यू जमा होनी है, तो 5 जमा 4 9, ठीक है, और बी में 9 चला गया। ये देखें, अब मैं बी में 9 चला गया, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ इसको, तो ये देखें जब मैंने बी को प्रिंट कराया तो 9। यहाँ पे एक बात समझनी है कि बी तो 9 हुआ, अच्छा ए में इंक्रीमेंट, अब आप कहते हैं कि फिर इंक्रीमेंट लगाया क्यों है? यार ये इंक्रीमेंट हमने ए में किया है, सही है, तो ये ए में इंक्रीमेंट, ए की वैल्यू 6 हो चुकी है, लेकिन एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू 5 ही इस्तेमाल हुई है। जब हमने इसको ऐसे लिखा था, ए की वैल्यू 6 हुई और फिर वो 6 वैल्यू इस्तेमाल हुई, तो ए की वैल्यू दोनों केसेस में 6 हुई है, चाहे प्री फिक्स यूज़ किया चाहे पोस्ट फिक्स यूज़ किया है, लेकिन एक्सप्रेशन का जो जवाब आएगा उसमें फ़र्क नज़र आएगा आपको कि उसमें अब वैल्यू क्या यूज़ हुई है, इंक्रीमेंट से पहले वाली या इंक्रीमेंट के बाद वाली। तो प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो पहले इंक्रीमेंट करता है और फिर उसकी वैल्यू को एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करता है, और जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है वो पहले एक्सप्रेशन में वैल्यू को इस्तेमाल करता है और फिर उस वेरिएबल में इंक्रीमेंट करता है। सिमिलरली फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही काम है। तो इसकी जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आपको तो उतना ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर जो इतनी बातें की है हमने, यहाँ तक आपका ऑपरेटर का टॉपिक और डाटा टाइप का टॉपिक पूरा कवर हो गया आपका, सही है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंस क्या होती है, ठीक है, और एक और भी कंसेप्ट है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी भी होता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें इस एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस है। अब प्लस और माइनस दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो अगर किसी एक्सप्रेशन में ऐसे ऑपरेटर हों जिनकी प्रेसिडेंस सेम हो, तो फिर हमेशा जो लेफ़्ट वाला होगा वो पहले चलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऐसे ऑपरेटर जो लेफ़्ट एसोसिएटिव होते हैं और उनकी प्रेसिडेंस अगर सेम आ जाए एक्सप्रेशन में, तो जो लेफ़्ट वाला होगा वो पहले चलेगा, ठीक है, राइट वाला बाद में चलेगा। और अगर ऐसे अगर बाज़ ऑपरेटर
अच्छा सारे ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव हैं माँ सिवाय असाइनमेंट ऑपरेटर के। ये देखें, लेट से मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ लेट से बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, तो पहले ये चलेगा कि पहले ये चलेगा? अगर पहले ये चलेगा तो बी हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, चूँकि सी 4 है तो बी हमारा 4 हो जाएगा। और अगर पहले ये चलेगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारा ए की वैल्यू पहले सी में जाएगी तो सी 5 हो जाएगा, और फिर सी की वैल्यू बी में जाएगी तो बी भी 5 हो जाएगा। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है याद रखिएगा ये राइट एसोसिएटिव है। तो अब आप गैस कर सकते हैं कि राइट वाला पहले चलेगा कि लेफ्ट वाला पहले चलेगा। जी बिल्कुल सही बताया आपने, राइट वाला पहले चलेगा। चूंकि राइट वाला पहले चलेगा तो ए की वैल्यू पहले सी में जाएगी तो सी 5 हो जाएगा, और फिर सी की वैल्यू बी में जाएगी तो बी भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट 5 आनी चाहिए। वेरी गुड, सही बताया आपने, यहाँ पे आउटपुट 5 आई। तो ये देखिए, तो सारे ऑपरेटर हमारे लेफ्ट एसोसिएटिव हैं, सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा राइट एसोसिएटिव है। तो यहाँ तक करने के बाद आपको बिल्कुल ऑपरेटर के सारे आपको चैप्टर 9 मुकम्मल कवर हो गया। आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता लग गया, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, रूल्स, कॉन्स्टेंट्स वगैरह, ठीक है। तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ जाएगा आपको, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, चैप्टर नंबर 10 इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।